हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपाली। आपको पता है मेरे पास मल्टीपल चैनल्स है, जिसमें से एक चैनल है मेरा लव विद दीपाली सदाना। एक्चुअली मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, बट मैं सोचती हूँ कोई चीज़ मेरे को बहुत अच्छी समझ आ जाए ना, तो मैं पब्लिक को भी समझाऊँ, मतलब स्टूडेंट्स भी हैं जो समझाऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना। और जब हो जाए तो आप सबका ही ऐसा मन करता है, मतलब हर एक स्टूडेंट का मन करता होगा कि वो उस टॉपिक को अच्छे से समझाएं औरों को भी, ठीक है, ताकि वो खुद भी कभी ना भूले। तो ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम है परसों बीएनएसएस का, भारतीय सुरक्षा न्याय संहिता का, और ये सीआरपीसी है। वैसे सीआरपीसी का नाम चेंज कर दिया ना बीएनएसएस में 2023 में। तो जो सीआरपीसी है ये था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो अब इसका नाम बीएनएसएस हो गया, और इसका मेरा एग्ज़ाम है परसों। इसमें एक टॉपिक है मेरे पास। वैसे मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं बीच बीच में से टॉपिक उठा के पढ़ती हूँ, या फिर मैं लास्ट से शुरू करती हूँ, मतलब तरीके से कभी भी शुरू नहीं करती, ठीक है। बुरा हाल है मेरा। तो इस बार मेरे पास चैप्टर 10 है, और मैंने ये टॉपिक बुक से पढ़ा है। टॉपिक का नाम है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है, वाइफ के, पेरेंट्स के और चाइल्ड के रिलेटेड, उनसे रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, आपको याद रखने वाली। देखो, अब मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें 144 से लेकर 147 सेक्शन तक, मतलब कि टोटल 144, 145, 146, 147 4 सेक्शन से बात करते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आपको भी अच्छा लगेगा समझने में। अब इसमें पहली चीज़ बोली गई है, अगर कोई भी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निगलेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, उसके बाद भी वो रिफ्यूज़ करता है या निगलेक्ट करता है मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को, ठीक है, जो कि खुद को नहीं मेंटेन कर सकती, या फिर उसके लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को, ठीक है, जो उसका खुद का बच्चा या खुद का उसका नहीं बच्चा हो बट छोटा हो, ठीक है, उनको करने के लिए, मैरिड हो या नहीं हो, जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते उनको भी, या फिर उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए इसमें स्पेशली, ठीक है, हु हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी, सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, या कोई भी ऐसा बच्चा उसका जो कि फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मेलिटी हो, ठीक है, एबनॉर्मल हो या मेंटेन नहीं कर पा सकता हो उनको, या फिर उसके फादर और मदर जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास का, इन सारी चीज़ों के प्रूफ के बेस पे कि वो कैसे निगलेक्ट कर दिया उसने, वो रिफ्यूज़ कर दिया मेंटेन करने के लिए इन सारे लोगों को, ठीक है, ऑर्डर करता है ऐसे पर्सन को कि मंथली अलाउंस दे एज अ मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट्स, फादर और मदर, ठीक है, मंथली रेट के हिसाब से, जैसा भी मजिस्ट्रेट को अच्छा लगेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम मजिस्ट्रेट उसको चेंज भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, और बोल भी सकता है कि भाई ऐसे दो मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर उसका जो फादर है उसकी कोई माइनर चाइल्ड हो, मतलब जिसने मेंटेनेंस देनी है उसकी कोई माइनर चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है, उसको भी अलाउंस बनती है जब तक वो मेजॉरिटी पे नहीं आ जाती, ठीक है। अब इसमें कई सारी बातें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है इस बात को। 144 बीएनएसएस, सीआरपीसी में ये 125 था सेक्शन, बट बीएनएसएस में ये 144 है। तो इसके हिसाब से क्या है, माइनर उस पर कुछ डेफिनेशंस दी गई है, मतलब माइनर के मतलब में कि माइनर कौन है और वाइफ कौन होती है। तो माइनर हमें पता है कोई भी 18 से छोटा, तो माइनर की डेफिनेशन दी गई है कोई भी वो पर्सन जो कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से आता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 है। ये वर्ड याद रखना कि जो माइनर और मेजर वाली चीज़ है ना, ये ऐसी चीज़ें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से आती है, मतलब ये नॉर्मली नहीं चल रहा, ठीक है। इसके लिए अलग से स्पेसिफिकेशन दी गई है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का। हो माइनर वो जिसने अभी तक अपनी मेजॉरिटी नहीं हासिल की हो, ठीक है, वो माइनर है। सिंपल सी चीज़, माइनर वही है जो कि मेजर नहीं हुआ। अब वाइफ वो है, कोई भी वो विमेन जो कि डिवोर्स है या डिवोर्स
लेने वाली है, जिसका होने वाला है हस्बैंड से, बट रीमैरिड नहीं हुई हो, ठीक है, पर उसने दोबारा शादी ना की हो, तो वो वाइफ है। यहाँ पे मेंटेनेंस उसके लिए बात की गई है। ऑब्वियसली मैरिड जो विमेन है जिसका सब कुछ सही चल रहा है, तो वो मेंटेनेंस तो क्या लेगी, कोई भी वही मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करेगी जो कि डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रही हो या जिसका डिवोर्स हो गया हो, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या है कि कोई भी ऐसा अलाउंस, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि मेंटेनेंस के लिए या फिर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, मतलब हाफ मेंटेनेंस के लिए, या कोई भी एक्सपेंसेस जो भी पेबल हो, वो ऑर्डर के डेट से ही स्टार्ट होता है, जब भी वो ऑर्डर दिया गया हो, ठीक है। तो माइनर के बारे में भी बता दिया, इसमें वाइफ के बारे में बता दिया। तो इसमें एक केस बताया हुआ है नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर अग्रवाल के केस में। ये 1970 का केस है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक प्रोविज़न था डेट द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC ऑब्वियस और 144 ऑफ BNSS इज एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, ठीक है, कि ये जो रूल है मेंटेनेंस की, ये हर किसी पे एप्लीकेबल होगा, हर रिलीजन के पर्सन पे। जो ये वाला रूल है ना, इट इज़ सेक्युलर इन रीजन, मतलब मेंटेनेंस वाली चीज़ आप किसी भी रिलीजन के पर्सन पे एप्लीकेबल कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम के लिए या मुस्लिम वीमेन के लिए कुछ और था। और ये बात थी 1970 की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1970। इसके बाद कुछ लॉ चेंज हुए थे, जैसे मुस्लिम वीमेन के लिए डिवोर्स एक्ट आया था बाद में, है ना, मेंटेनेंस का। तो उससे पहले क्या था, इट वॉज सेक्युलर इन नेचर। और ये केस था, तो मतलब इम्पोर्टेंट ये केस ध्यान रखना ये वाला, कि तब तक क्या था, नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर अग्रवाल में 1970 की बात थी ये। अब अगली जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली मूवी बनी है ना, इमरान हाशमी और मैम के साथ द एक्ट्रेस, तो जो मूवी है वो शाहबानो बेगम के ऊपर है, आपको पता ही है। तो ये वाला केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, और ये 1985 का ऑर्डर है 1985 का। तो इसमें क्या था, जो 144 BNSS है ये एप्लीकेबल टू मुस्लिम वेमेन ऑल्सो, ठीक है, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फेस्ड बिटर अपोजिशन फ्रॉम द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। तो क्या हुआ था, जब उन्होंने कह दिया था 1970 में पहले वाले केस में कि भाई इट वाज सेक्युलर इन नेचर, ठीक है, कि इट इज़ सेक्युलर इन नेचर, उसके बाद उनको मुस्लिम कम्युनिटी से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, सब अगेंस्ट हो गए होंगे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो ऐसा ही इसमें है, हैड फेस्ड बिटर अपोजिशन फ्रॉम द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट अगेंस्ट द लीडिंग जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट उसी के रिजल्ट में द पार्लियामेंट ने एक नया लॉ इनेक्ट किया था उस टाइम पे, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। अब देखो, जो पहले वाला था नानक चंद वाला जो मैंने केस बताया, वो बात थी 1970 की। अभी 1986 की बात है, ठीक है, 86 में। 1970 के बाद 1985 में तो शाहबानो वाला केस आया था, और शाहबानो वाले केस के लिए जैसे ही ये वाला ऑर्डर दे दिया था कि भाई सबके लिए सेम ही रूल है, तो काफ़ी फिर इश्यूज क्रिएट हुए, ठीक है, मुस्लिम्स कम्युनिटी वाली साइड से। तो उसके एक साल बाद ही 1986 में क्या हुआ, ये नया लॉ इनेक्ट कर दिया पार्लियामेंट ने, सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए सिचुएशन को, मुस्लिम विमेन एक्ट, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट था उनका ऑन डिवोर्स। क्योंकि पता ही है डिवोर्स पे मुस्लिम विमेन के साथ क्या करता है, उनका अपना इद्दत पीरियड है, लिमिटेड पीरियड है 90 डेज़ का, तो बस उसी में ही मेंटेनेंस मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। तो फिर क्या करेंगे, बच्चों का भी, बच्चे भी होते थे इतने। तो फिर ये नया रूल बनाया गया जिसमें विच नेविगेट्स द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ शाहबानो केस, जिसने शाहबानो केस को नेविगेट किया, एक दिशा दी। फिर सेक्शन 5 उसी एक्ट का प्रोवाइड दैट मुस्लिम विमेन कैन टेक रेमेडी ऑफ मेंटेनेंस, कि मुस्लिम विमेन भी मेंटेनेंस की रेमेडी ले सकती है। उसके साथ अगली लाइन पता है क्या लिखी है, ओनली इफ हस्बैंड कंसेंटेड टू इट, मतलब अगर हस्बैंड ने भी कंसेंट कर दिया, हस्बैंड ने कंसेंट अगर किया तो ही वो मेंटेनेंस के लिए जा सकती है, ये बात थी। अब उसके अगला केस है, देखो केस के हिसाब से ही इन्होंने इस बुक में समझाया हुआ है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझाया हुआ है। अगला भी केस दिया हुआ है इन्होंने, मोहम्मद उमर खान वर्सेस गुलशाह बेगम, मोहम्मद उमर खान गुलशाह बेगम। हमने अभी पढ़ा 1985 की, और 1986 में वो लॉ आ गया था। अभी अगला है उसके बाद 1992 1992। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोहम्मद उमर खान वर्सेस गुलशन बेगम में इट वॉज हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड कंसेंट,
आप देखो ऊपर हमने पढ़ा मेंटेनेंस ले सकती है जब अगर हस्बैंड कंसेंट करे, पर क्या होगा अगर हस्बैंड कंसेंट ही ना करे तो उसके ऊपर ये वाला केस है इन दोनों का कि अगर हस्बैंड का कंसेंट नहीं होता तो द डिवोर्स मुस्लिम वाइफ कुड नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन ऑफ CRPC या BNSS। तो वाइफ को भी मेंटेनेंस नहीं मिल सकता किसी भी हाल में। सिंपल सी बात थी, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ेंगे, वरना मेरे ख्याल से आपका टाइम होता या हिंदू होते या हिंदू के लिए कोई बात की गई होती तो शायद कोई और इसके अगेंस्ट लड़ता। तो अब मुस्लिम वीमेन थी, वो वहाँ भी कुछ नहीं कर सकती थी और क्या करें, वरना फिर इश्यूज़ हो जाते। तो अब ये सिंपल सी चीज़ थी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम विमेन एक्ट जो प्रोटेक्शन मिला इनको डिवोर्स के लिए 1986 वाला था, ठीक है, याद रहेगा आप सबको ये। तो इसमें क्या था, द एक्सप्रेशन इसमें था ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। अब ये उसी की सेक्शन 3 की बात की गई है, याद रखो ना रखो कि सेक्शन 3 है, पर इसमें क्या होता था कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शुड नॉट स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट टू मीन एक्चुअल इद्दत पीरियड। मतलब ऐसा था सेक्शन 3 में कि इद्दत पीरियड को एक्चुअली में आप इद्दत पीरियड नहीं लेके चलोगे, ठीक है, ये एक्सटेंड हो सकता है टिल द मुस्लिम डिवोर्स फीमेल एंटर्स इनटू रीमैरिज। मतलब इद्दत पीरियड आपका तब तक चल सकता है जब तक आपकी जो मुस्लिम वीमेन जो वाइफ थी वो जब तक रीमैरिड नहीं हो जाती, रीमैरिज नहीं कर लेती तब तक। तो आप इद्दत पीरियड अपने हिसाब से मत चलाओ, जो भी उनका अपना 60 90 डेज़ है, वट एवर इट इज़, तो रीमैरिज के अकॉर्डिंग चल गया, ठीक है। अब जो अगला केस है SR मोहम्मद वर्सेस शेख अमीना बी, ठीक है, ये 1993 का है, उसी के एक साल बाद का। एक साल किस वाले के बाद का, जिसमें हमने अभी पहले बात की थी कि अगर सामने वाला कंसेंट ना करे हस्बैंड तो वो क्लेम ही नहीं कर सकती है ना मेंटेनेंस। तो अब अगले में क्या है, SR मोहम्मद वर्सेस शेख अमीना बी, ये एक साल बाद का ही केस है उसके अगले का, 1993 का। ये आंध्रा हाई कोर्ट का है। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम विमेन उनका जो प्रोटेक्शन राइट था ऑन डिवोर्स 1986 इज प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन एंड देयरफॉर इट डज नॉट इज फॉर फैक्टो इनवैलिडेट द मेंटेनेंस ऑर्डर पासिस अलोंग बिफोर द पासिंग ऑफ द एक्ट। इसमें एक सिंपल सी चीज़ बताई गई थी, जैसे ठीक है, तो ये वाला केस जो मैंने ऊपर वाली लाइन बोली थी कि भाई उसके इद्दत पीरियड तक नहीं चलता, ये उसके बाद तक चलेगा जब तक वो रीमैरिड नहीं कर लेती, और उसके फ्यूचर के लिए भी उसके हस्बैंड को उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो मान लो रीमैरिज नहीं करती तो तब तक उसको ध्यान रखना पड़ेगा उसका, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये वाली बात हुई थी और ये वाली चीज़ इस केस से ही सेट हुई थी, और जो कि है SR मोहम्मद वर्सेस शेख अमीना बी 1993, ठीक है। अब अगली बात देखो, मैं आपको अगले केस के हिसाब से ही सुना रही हूँ। इसमें है देखो अगला केस और बढ़िया है, इसमें मैं आपको बताऊँ, अमीना वर्सेस हसन रोया रोया ROYA, और ये 2003 का केस है, उसके बाद का 1993 के बाद का, ये ऑब्वियसली 2003 है। तो अमीना वर्सेस हसन रोया, इसमें क्या है कि एक तब मैरिज हुई थी इस वाले केस में विद अ प्रेग्नेंट वेमेन ऑफ 5 मंथ प्रेगनेंसी। ऑलरेडी 5 महीने की प्रेगनेंसी थी वेमेन की, और उसमें मैरिज किया, और जो हस्बैंड है उसने सारे फैक्ट को एक्सेप्ट किया और अपना नाम दिया बच्चे को, ठीक है, सारा कुछ कंटिन्यू चला, और 4.5 साल बाद उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि देखो सारा कुछ नॉर्मली चल रहा है, जब अब बच्चे को अपना नाम दे दिया, सारा कुछ क्लियर ही चल रहा है ना, तो ना ही ये मैरिज वॉइड है ना ही इलीगल है, कम्प्लीटली ठीक है सारा कुछ, है ना, ऑफिशियली। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हस्बैंड रिफ्यूज़ नहीं कर सकता मेंटेनेंस के लिए अगर वो कहीं कल को भाई बच्चा मेरा नहीं था, क्योंकि वो लड़ ही इसलिए रहा था यहाँ पे कि भाई ये मैरिज तो वॉइड थी, बच्चा तो वैसे भी मेरा नहीं है, तो मैं मेंटेनेंस किसका दूंगा ना बच्चे का। तो पर ऐसा नहीं था, जब सारा कुछ ठीक था, कोई मैरिज यहाँ पे वॉइड नहीं है और ना ही इलीगल है, तो यहाँ पे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता मेंटेनेंस पे करने के लिए वाइफ को ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज कि बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है। अब अगला केस आ रहा है, इसमें ये थोड़ा पुराना है, वापस 1968 का। इसमें मैं बताती हूँ पढ़ के कि क्या लिखा। यह है चंद्रप्रकाश और शीला रानी के ऊपर, चंद्रप्रकाश शीला रानी, ठीक है, मुस्लिम नहीं लग रहे। अब इसमें देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात है। इसमें राइट ऑफ मेंटेनेंस मतलब परमिशन मिली अंडर 144 BNSS। सारी बात 144 BNSS के अकॉर्डिंग ही हो रही है क्योंकि मेंटेनेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे है
जो ये है मेंटेनेंस परमिशन मिलती है एक्सटेंड ओनली टू वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स हु इज़ अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। यहाँ पे ये बात क्लियर की गई थी कि मेंटेनेंस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे, जो कि खाना पीना खा सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अपना मेंटेनेंस जो नहीं कर पा रहे उनके लिए। तो इफ़ अ लीगली वेडेड वाइफ और माइनर चाइल्ड बोर्न, हाँ सिंपली सी इसमें यही बात है कि बात की गई इलीगली की और या फिर कोई माइनर चाइल्ड की, तो फिर नॉर्मली उसमें उस हिसाब से ही किया जाएगा। माइनर चाइल्ड है तो उसको तो करना ही पड़ेगा, उसको भरण पोषण उसका सारे उन लोगों के लिए किया जाएगा जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। इवन अपनी वो बेटी जो कि अभी माइनर है, मेजर नहीं हुई, या फिर उसके अभी तक मैरिज नहीं हुई, मतलब मान लो मेजर होगी पर अपना ध्यान रख सकती है, तो उसके मेजर तक चलेगा मेंटेनेंस। और वो मेजर होने के बाद अपना ध्यान रख पा रही है, वो वर्किंग है, सारा कुछ ठीक है, तो मेंटेनेंस उसके लिए स्टॉप हो जाएगी। अगर वो अपने आप का मेंटेनेंस नहीं कर पा रही, मतलब अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रही, नहीं कमा पा रही, अनेबल है, तो मेंटेनेंस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, उसके लिए भी, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक और केस की बात थी यहाँ पे, क्या किया कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट अनलेस otherwise women is qualified to get maintenance education, wife cannot act as disqualification so far as her right to obtain maintenance is concerned। जब तक कि विमेन क्वालिफाइड नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए, या फिर उसकी जो एजुकेशन है वो नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई है, तो ही मेंटेनेंस कंसर्न करता है। बट द हस्बैंड में अपोज द क्लेम ऑफ वाइफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। देखो अब हस्बैंड यहाँ पे मना भी कर सकता है, अपोज कर सकता है क्लेम ऑफ वाइफ पे कि मैं नहीं दे सकता भाई मेंटेनेंस, किस किस बेस पे कर सकता है वो, उसके भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। दैट इफ ही डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स, ऑब्वियसली अब उसके पास खुद का ही नहीं है तो सामने वाले को क्या देगा। दैट शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, नहीं, दैट शी इज़ एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, अगर वो खुद का सब कुछ कर सकती है, ध्यान रख सकती है, तो वो क्यों ही देगा। दैट ही डज नॉट निगलेक्टेड और रिफ्यूज टू मेंटेन हर, या फिर उसने मना नहीं किया हो, ठीक है, या फिर निगलेक्टेड भी नहीं हुई हो कोई सिचुएशन, तो भी वो अपोज कर सकता है कि भाई मैं अब नहीं कर सकता, मतलब वो कर चुका है ऑलरेडी, तो वो ओब्वियसली मना कर सकता है, भाई बहुत हो गया ना। दैट शी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, या फिर उसका जो उसकी वाइफ थी उसका एडल्ट्री चल रहा हो, वो किसी और के साथ रिलेशन में हो, तो दैट शी इज़ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या फिर दोनों जनों में ऐसा म्यूचुअल कंसेंट हो कि भाई हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो फिर किस बात की मेंटेनेंस, ठीक है। अब देखो सारा टॉपिक इतना अच्छा था, नॉर्मल था, ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया और वही मैं आपको बताने आ गई हूँ वैसे तो, ठीक है। सॉरी। अब देखो अगली चीज़ मैं बता रही हूँ, मेरे को लगता है मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और आपको समझ भी आ रही होगी, और मुझको ज़रूर बताना ये कमेंट करके कि क्या ये समझ आ रहा है या नहीं, या मैं ऐसे ही खाली पुलाव पका रही हूँ, या फिर टाइम पास कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मेरा खुद का एग्ज़ाम है 2 दिन बाद नहीं, परसों है, मतलब 1 दिन बाद। चलो अगली लाइन पे आती हूँ। Divorced woman who has not remarried is entitled to get relief of maintenance from her husband till the second marriage। जब तक उसकी सेकंड मैरिज नहीं हुई है वाइफ की, तब तक उससे पहले वो मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है, entitled to get relief of maintenance, ठीक है। अब इसी पर्पज़ पे फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 144 BNSS और सेक्शन 3 जिसकी हमने बात की थी, इज़ लाइबल टू पे मेंटेनेंस डू नॉट कम टू एंड मेरली प्रोनाउंसिंग तलाक, की तलाक सिर्फ कहने पे ही मेंटेनेंस ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तलाक मस्ट बी फॉर अ रीजनेबल कॉज, हाँ, तलाक सिर्फ ऐसे नहीं हो जाता, तलाक के लिए रीजनेबल कॉज होना चाहिए, एंड बी प्रोसीडेड बाय अटेम्प्ट्स ऑफ रिकन्सिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बाय द आर्बिट्रेटर। और सारी सिचुएशन देखने के बाद हस्बैंड वाइफ को आर्बिट्रेटर के थ्रू ये चीज़ करवानी चाहिए, और ये सब सुप्रीम कोर्ट के व्यू में आया। इसके लिए भी केस है, शमी मरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2003 की बात है, ठीक है। पर हम आगे चलते हैं, केसेस बहुत हो गए, मैं भी बोर हो गई हूँ, आगे चलते हैं। पेरेंट्स में गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर डॉटर बिकॉज वर्ड एनी पर्सन यूज्ड अंडर 144 BNSS इंक्लूड डॉटर ऑल्सो। अब यहाँ पे बेटा, घर का बेटा या
हस्बैंड ही नहीं मतलब काउंट होगा, यहाँ पे डॉटर भी काउंट होगी अगर वो ओके है, अनेबल है टू मेंटेन हर सेल्फ ऑलरेडी, है ना। और अब उसके पेरेंट्स है जो कि मेंटेन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उसका बनता है कि भाई वो करे। अगर आप BNSS के लिए जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, तो करना पड़ेगा डॉटर को भी। प्रोसीजर रिगार्डिंग मेंटेनेंस, अब इसमें क्या है, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखो जो मेंटेनेंस की बात है वो किसी के भी अगेंस्ट ली जा सकती है। मान लो इसे डॉटर की ही बात कर रहे हैं हम, तो डॉटर के लिए मान लो उसके पेरेंट्स ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, केस में कि हमें मेंटेनेंस चाहिए अंडर 144 BNSS। तो वो डॉटर कहीं भी हो, वेयर ही इज़ और शी इज़, वेयर वो या उसकी वाइफ रिसाइड कर रही हो, या फिर वो अपनी वाइफ के साथ लास्ट कहीं भी रहा हो, है ना, या फिर उसका कोई लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आप कहीं भी हो आपको ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। इट इज़ नोटेबल दैट ऑल द एविडेंसेस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जो मैंने पढ़ी कि ये नोट करने वाली चीज़ है कि एविडेंस कोई भी इन सारी प्रोसीडिंग्स में ली जाती है वो उस पर्सन के प्रेजेंस में ही ली जाएगी जिसके अगेंस्ट आप ये सारा कुछ कर रहे हो, ठीक है। उसके एब्सेंस में नहीं कर सकते कि आप खुद से कहीं से भी कोई भी एविडेंस क्लियर कर रहे हो, मतलब कलेक्ट कर रहे हो। अगले पॉइंट देखो यहाँ हमने काफ़ी पढ़ लिया, ठीक है, मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगला जो हम पढ़ने वाले हुए हैं, कैन अ मैजिस्ट्रेट ऑल्टर इन अलाउंस। सिंपल सी चीज़, इंग्लिश समझ आ रही है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वर्ड्स क्या क्लियर है। कैन द मैजिस्ट्रेट ऑल्टर इन अलाउंस, क्या मैजिस्ट्रेट अलाउंस में ऑल्टर कर सकता है, चेंजेस कर सकता है? तो हाँ, मैजिस्ट्रेट इज empowered टू ऑल्टर इन अलाउंस ऑन प्रूफ ऑफ चेंजेस इन circumstances। अगर कोई भी सिचुएशन में कोई भी उसको चेंज लगता है और उसका प्रूफ है, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये हक है भाई कि वो चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है मेंटेनेंस में जो भी उसने पहले दिया है। कि मान लो उसने पहले कहा है कि भाई आप मंथली 10,000 दोगे, ठीक है, अपनी वाइफ को। अब सिचुएशन चेंज हो गई एकदम से और वाइफ की कोई 5,000 की जॉब लगी हुई थी वो भी चली गई, है ना। अब और जो हस्बैंड है उसकी अच्छी लग गई, मान लो सिचुएशन सारी चेंज हो गई और अभी वाइफ को और रिक्वायर्ड है और उसके पास भी अच्छा अमाउंट और आने लगा हस्बैंड के पास, तो अभी सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कह सकता है भैया आप 2,000 और दे दो, 3,000 और दे दो, है ना, काइंड ऑफ, तो वो कर सकता है इतने चेंजेस। अब इस पर पॉइंट वाइज चीज़ें समझाई हुई है, मैं पढ़ के देखती हूँ अगर अच्छी हैं तो, अदरवाइज हमने काफ़ी पढ़ लिया ऑलरेडी मेंटेनेंस के बारे में। On proof of a change in the circumstances of any person receiving under 144 BNSS a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ठीक है, इफ़ यू थिंक फिट इन द अलाउंस ऑफ द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस, जैसा होगा वैसा करवा लेगा वो, ठीक है। इफ़ इट अपीयर्स, सेकेंड पॉइंट है, इफ़ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ competent civil court any order made under 144 BNSS should be cancelled or varied, it shall cancel the order or it may or the case में भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखो इसमें क्या था, अगर उसको लगता है कि कोई भी सिविल कोर्ट में ऑलरेडी ऐसा केस चला और उससे रिलेटेड ये वाला डिसीजन लिया गया, तो उसको लगता है कि अगर ये भी यहाँ पे फिट बैठता है, यहाँ पे ठीक है, इससे काम बनेगा, इससे और बेटर होगा ये वाला केस, तो वो कोई भी ऑर्डर उसने दिया, अगर उसको लगता है उससे रिलेटेड उसको यहाँ कैंसिल करना चाहिए या फिर ऑर्डर कोई नया देना चाहिए तो वो दे सकता है, ठीक है। अगला, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर 144 BNSS इन फेवर ऑफ ए वुमेन who has been divorced by or has to obtain divorce from her husband, the magistrate shall, ओके, यहाँ पे क्या है, तीसरे पॉइंट में मैजिस्ट्रेट वुमेन के फेवर में डिसीजन दे सकता है। वो वाली विमेन, यहाँ पे बात ऑब्वियसली मेंटेनेंस की हो रही है, तो उस विमेन की बात हो रही है जो डिवोर्स ले चुकी है या फिर डिवोर्स ले रही है, लेने वाली है, मतलब चल रहा है प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए तब उसके फेवर में डिसीजन देगा जब द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड। देखो क्या पॉइंट है, जब आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स, अगर उसका डिवोर्स हो गया, वो रीमैरिड हो गई, ठीक है, तो वो कैंसिल कर सकता है ऐसा ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ अ रीमैरिज। सिंपल सी चीज़ है भाई, उसने ऑर्डर दिया था कि अब इसको पैसे दे दो 10,000 मंथली, और अब वो रीमैरिड होगी तो यहाँ पे वो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं,
है सिंपल सी पर पढ़ने में बोरिंग है, आपको पता है। अगला क्या है, द वीमेन हैज़ बिन डिवोर्स बाय द हस्बैंड, वीमेन का डिवोर्स हो गया हस्बैंड के थ्रू, और उसको मिला पहले या बाद में ऑर्डर के अमाउंट मिल चुका है, द होल ऑफ सम विच एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ, मतलब जो भी एप्लीकेबल था पार्टीज़ को कि भाई इतना अमाउंट इसको देना है, पर एक साथ उसने होल सम दे दिया उसको पहले या बाद में ऑर्डर के, ऑर्डर मतलब जब भी ऑर्डर दिया गया होगा मैजिस्ट्रेट के थ्रू, या उससे पहले दे दिया उसके बाद में दे दिया, तो भी कैंसिल कर सकता है यहाँ पे, मतलब कि उसके बाद का काम ख़त्म है, डन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन द केस वेयर such sum was paid before such order from the date on which such order was made। हाँ ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ थी, वो तब कैंसिल करा सकता है अगर द सम वॉज पेड बिफोर सच ऑर्डर, ठीक है। अगर उसने ऑर्डर से पहले ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पहले ही पे कर दिया है तो वो कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि उसको बाद में पता चलेगा ना कि मैं भी 10,000 के लिए बोल रहा हूँ, बल्कि वो तो उसको 2 लाख दे चुका है, या मतलब 1.5 साल के लिए, जब तक के लिए, तो अब मेरे उसको ऑर्डर का क्या फ़ायदा, मतलब ये इन लोगों की सेटलमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है, भाई मेरे वाला ऑर्डर कैंसिल कर दो, तुम लोगों का ऑलरेडी काम हो चुका है। अगला क्या है, इन एनी केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जब एक्सपायरी हो गई इन सारे पीरियड की, ऑफ इफ़ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन। हाँ, मान लो उसने कहा होगा कि 10 साल तक पेमेंट करनी है अपनी वाइफ को आपने, और वो एक्सपायरी होगी 10 साल बाद, 10 साल खत्म हो गए तो कैंसिल करवा दो। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये भी सिंपल सी चीज़ है, द वुमन हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड दैट शी हैज़ वॉलंटरली सरेंडर राइट, या फिर ऐसा हो कि डिवोर्स हुआ हो और जो विमेन है उसने सरेंडर कर दिया हो खुद ही वॉलंटरली, तो यहाँ पे भी सारा काम खत्म हो जाएगा, कोर्ट बोलेगी ठीक है ओके बाय डन, मजे मारो अपने अपने रस्ते, ठीक है। और एक और चीज़, कोई भी वाइफ अगर एडल्ट्री में रह रही है, मतलब किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशन है, उसका डिवोर्स चल रहा है, तो वो उस टाइम पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती, ठीक है। तो भाई अब मेंटेनेंस अगले से मांगो, दूसरे से मांगो, जो आप दूसरे के पास हो, और इसके लिए भी जजमेंट है ऑलरेडी, किश्ता पिलाई वर्सेस अमृथामल, ठीक है। किश्ता पिलाई KISTAPILLAI वर्सेस AMRITHA अमृथामल MAL, ठीक है। ये 1938 का केस है, बहुत ही पुराना है। अब यहाँ पे कुछ अपने पास 5 से 7 लाइनें रहेगी और ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वैसे भी टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म है, बट मेरे को ये पता है कि यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आने वाला है जिसका आपको पता होना चाहिए, पर मैं वो भूली हूँ कि ये पॉइंट कौन सी लाइन में था, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आपको देखना है। बट वेयर अनचेस्टिटी लेवल अगेंस्ट वाइफ, एडल्ट्री की बात की गई है, ये वाली लाइन भी बेकार है, मैंने फालतू में उठा ली, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अगला है पॉज कर देती हूँ, बेटर है वीडियो को, वरना आप ऐसे देखते रहोगे। बस एक कुछ सेकंड दो, 10 से 15। देखो वो मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, ठीक है। अब मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ़ अंडर द प्रोविजन ऑफ 144 BNSS एक पिटिशन फाइल हुई बाय द पिटिशनर, वो डिसमिस हो जाती है ऑन द ग्राउंड्स कि वो प्रूव ही नहीं कर पाया, ठीक है। द डिसमिसल वुड नॉट डेबर द वाइफ फॉर एवर फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस इन फ्यूचर। देखो अगर वो प्रूफ ही नहीं कर पाया, कोई भी पिटिशनर एलिगेशन लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, या भाग रहा है मेंटेनेंस से, किसी भी चीज़ से है ना अगेंस्ट जा रहा है, उसने पिटिशन फाइल कर दिया और वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों में मेंटेनेंस क्लेम करना फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं बनेगा, ठीक है। कि मतलब फाइल किया था तो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली चलेगा। और अगर उसको उसके लिए लड़ना है या मेंटेनेंस के लिए कुछ भी करना है, शी कैन फाइल द सेकेंड एप्लीकेशन ऑन एंटायरली डिफरेंट ग्राउंड्स अगर चाहिए तो। अब देखो आप लोगों को एक वर्ड के बारे में पता है, अभी मेरा CPC का एग्ज़ाम था, तो रेस्ट ज्यूडिकाटा का टॉपिक था सिलेबस में। रेस्ट ज्यूडिकाटा का मतलब पता है क्या, ये एक टर्म है, रेस्ट ज्यूडिकाटा RESJUDICATA, रेस्ट ज्यूडिकाटा।
इसमें क्या है एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, मैं जितना सोच रही हूँ ना, मतलब इतना तो है भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। रेस जुडिकाटा का मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि कोई भी एक केस कोर्ट में ऑलरेडी पास हो चुका है, ऑर्डर पास हो चुका है, डिग्री हो चुकी है उसकी, वो दोबारा रिहर्ड नहीं होगा, दोबारा सुनवाई नहीं होगी उसकी, ठीक है। मतलब आप ख़त्म कर चुके एक केस ऑलरेडी है ना, कल या जब भी, कल परसों, जब सालों पहले, तो आप सेम चीज़ सेम पार्टी के साथ सेम ही टॉपिक उठा के नहीं ला सकते जब उसका ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। आप उसके लिए कुछ और फाइल करोगे। अब ये समझ आ गया छोटा सा पॉइंट। अब यहाँ पे क्या रोल है उसका सीआरपीसी में, बीएनएसएस में, मतलब मेंटेनेंस के अंदर उसके भी क्या रोल है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं है 144 ऑफ बीएनएसएस के अंदर, मतलब इस मेंटेनेंस के अंदर। इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग बट इट इज़ अ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग। मतलब अगर आप मेंटेनेंस की बात कर चुके हो और आप ऑलरेडी कोई आपका ऑर्डर आ चुका है, जजमेंट आ चुका है कुछ सालों पहले, आज कल परसों जब मर्जी आया हो, आप सेम चीज़ को दोबारा उठा सकते हो। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, समझ गए हो। असलियत में रेस जुडिकाटा में तो ये था कि आप दोबारा नहीं उठाओगे भाई उस केस को। अब यहाँ पे ये मेंटेनेंस की बात है अलग से, यहाँ पे वो चीज़ अप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ आप दोबारा वो उठा के ला सकते हो, ठीक है। और इसके लिए भी वो है, जजमेंट है ऑलरेडी। इसमें है पुलियायुल्ला कुरूप वर्सेस थयुल्ला पी वाला सार। स्पेलिंग बता देती हूँ, PULIYULLA, पुलियुल्ला, कुरूप KURUP, ये पूरा नाम है, वर्सेस थयुल्ला THAYYULLAP वाला सर VALSALAR, ये 2005 का है, ठीक है। अब यहाँ ये सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब 3-4 लाइनें रह गई हैं, उसमें क्या लिखा है, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, एनफोर्समेंट कैसी होती है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की, सेक्शन 147 बोल रहा है। अभी तक हम 144 कर रहे थे, तो अब 147 है, टोटल 4 थे ना, 4 के अंदर मेंटेनेंस था। 147 BNSS कह रहा है, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, कॉपी ले लो मेंटेनेंस के ऑर्डर की, या इंटरिम मेंटेनेंस जो आपको मिला है, मतलब थोड़ा ही मिला है, बीच का मिला है, ठीक है। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग की सारी एक्सपेंसेस एज द केस मे बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज़ मेड और टू हिज एज अ गार्जियन। समझ आई, मज़ा नहीं आई, था सिंपल, पर मेरा ध्यान, मेरे को ये पता है कि टॉपिक ख़त्म हो गया, तो मेरा ध्यान भी उड़ने लग गया, दिमाग, मन, दिल सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो ये पता था कि भाई उन सब की कॉपी लो, और ये सब एक्सपेंस प्रोसीडिंग ये सारा कुछ दिया जाएगा, शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज द फेवर। अच्छा भाई, मतलब ये सारे खर्चे वगैरह नहीं लगेंगे, मेरे को तो ये समझ आ रहा है इसमें। आपको कुछ और समझ आ रहा हो तो मेरे को इसमें बताना कि भाई ये सारा खर्चा, मान लो एक वाइफ है, उसको मेंटेनेंस दी गई है, ठीक है, सारा कुछ हो गया, एक्सपेंसेस वगैरह भी हो गई सारी, है ना, ये सारी चीज़ उससे नहीं ली जाएगी। मुझको नहीं समझ आ रहा, बहुत ही ईजी चीज़ है, पर मैं उड़ चुकी हूँ, मेरा इतना ही चलता है एक टाइम पे, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है मेरे पढ़ने में, ठीक है। मेंटेनेंस अलाउंस एंड इंटर मेंटेनेंस, आप यहीं रुको, मैं ये क्लियर करके ही बताऊंगी, वरना मेरे दिमाग में रहेगा, फिर मेरे को स्पेशल इसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। रुको, देखो, मैं बाकी का लास्ट टॉपिक था ना जो छोटा सा, वो समझ के आ गई। उसमें क्या था, सिंपल सी चीज़ थी, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अगर ऑर्डर दे दिया गया मेंटेनेंस का और वो इन्फोर्स नहीं हो रहा, मतलब हस्बैंड नहीं मान रहा, तो ऑब्वियसली या तो वो नॉर्मली देगा, और नॉर्मली नहीं देगा तो इन्फोर्स कराना पड़ेगा, ठीक है, नहीं देगा तो इन्फोर्स कराना पड़ेगा। अब इन्फोर्स कराने के लिए नॉर्मली क्या है, वहाँ ढोल बज रहा है, किसी की शादी है, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, व्हाट इज दिस, छोटा टॉपिक रह गया, ख़त्म कर लेते हैं, ड्रामा नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है, इसमें मेजरली काम मजिस्ट्रेट का है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करवाएगा उससे, ठीक है, और ध्यान रखेगा कि वो कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं करेगा तो पेनल्टीज वगैरह वो सारी कुछ लगेगी उसको उस अकॉर्डिंग। और इसमें
गार्जियन का ये रोल है, अगर मेंटेनेंस किसी माइनर के लिए ऑर्डर हुआ है पास, तो उससे रिलेटेड उसका कैसे खर्चा करना है, भरण पोषण कैसे करना है, ये सारा कुछ वो ध्यान रखेगा। ठीक है, यहाँ हमने मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी वीडियो कंप्लीट कर लिए। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स इन सीआरपीसी नहीं, बीएनएसएस। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स इन बीएनएसएस 144 से 147 सेक्शन तक, 4 सेक्शंस अप्लीकेबल है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे थे। लैंडमार्क जजमेंट्स भी मैंने बताए, अच्छा था। आपको लगता है इससे रिलेटेड नोट्स डालूँ मैं कुछ ऐसा, तो मैं ये जो भी पढ़ा है सेम कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल देती हूँ, तो आप सेम चीज़ यहाँ से पढ़ लो। पर मेरे को नहीं लगता आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और बोर होगे। आप ये सारा मटेरियल कहीं से भी, गूगल से भी, कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके बाय। आपको लगता है किसी टॉपिक में मेरे को वीडियो बनानी है तो ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी कि बीच में बनाऊँ, अदरवाइज़ मैं एग्ज़ाम के बाद बनाऊँगी। ठीक है, और कोई छोटा टॉपिक हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, हेल्प करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को हेल्प मिल जाए। बाय।